अपने ही घर में घुट घुट कर नहीं रहूंगी। सरला जी की नींद चिड़ियों की चहचहाहट से खुल गई। बालकनी में आकर देखा तो आसमान हल्का नीले रंग का हो रखा था। सुबह की ठंडी ठंडी हवा उन्हें ताजगी दे रही थी। आधे घंटे तक वहीं बालकनी में कुर्सी पर बैठी बाहर का नज़ारा लेती रही। फिर किचन में जाकर पानी का गिलास उठाया। पानी गर्म कर उसमें आधी नींबू काट कर निचोड़ी और बालकनी में लाकर बैठकर सिप सिप कर पीने लगी। फ्रेश होकर नीचे उतरी। बगीचे में जाकर पूजा के लिए फूल तोड़कर लाई। पूजा रूम में फूल रखने के बाद सरला जी ने झाड़ू उठाया और मेन गेट से नीचे सीढ़ियों पर झाड़ू लगाना शुरू किया। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद बस थोड़ा सा चबूतरा ही झाड़ू लगाने को बचा था कि उनकी बहू नीलम वहां आ गई और मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी, यह क्या सुबह सुबह आपके खर खर की आवाज़ से मेरी नींद खराब हो गई। झाड़ू थोड़ी देर बाद भी तो लगा सकती थी। यह कोई समय है झाड़ू लगाने का? बेटा, सुबह सुबह झाड़ू लगाने से कहते हैं घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सुबह सुबह अब आप अपना लेक्चर मत शुरू कीजिए। जितना कहा है उतना ही करिए। कल से इतनी सुबह घर में झाड़ू नहीं लगेगा। मेरे ऑफिस जाने के बाद जितना झाड़ू लगाना हो लगा लेना। वैसे भी दिन भर काम ही क्या है आपको, झाड़ू तो कभी भी लगा सकती है। इतना कहकर मुंह बनाते हुए नीलम वापस अपने कमरे में चली गई। सरला जी उदास मन से अपने कमरे में आ गई। नहा धोकर पूजा के बर्तन लेकर साफ करने जा ही रही थी कि बहू नीलम ने आवाज़ लगाई, यह क्या मम्मी जी, अभी तक आपने नाश्ता नहीं बनाया? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। पूजा पाठ ही करती रहेंगी तो नाश्ता कब बनेगा? जाइए जल्दी से जाकर पहले सब के लिए नाश्ता बनाइए और फिर विपुल और मेरा टिफ़िन पैक कर दीजिए। आज हमें जल्दी निकलना है। ऑफिस में बहुत ज़रूरी प्रेजेंटेशन है। नीलम ने बोलते बोलते टॉवेल उठाया और बाथरूम में नहाने चली गई। अब तो उन्हें रोज ही ऐसी कड़वी बातें सुनने को मिलती। उनका जी नहीं होता घर में रहने का, पर क्या करे, कहाँ जाए, और कोई ठिकाना भी तो नहीं है। नीलम की ऐसी कड़वी बातें उनका दिल छलनी कर जाता। अकेले में बैठकर अपने पति सुधाकर जी को याद करती और कहती, मैं भी कैसी अभागन हूँ। यही सब दिन देखने के लिए आज तक जिंदा हूँ। पता नहीं ऐसी क्या गलती की थी जिसकी सज़ा भगवान मुझे दे रहा है। रोते हुए अपने आंचल के कोर से आंसुओं को पोंछते हुए किचन में जाती हैं और नाश्ता बनाने में लग जाती हैं। पाक कला में तो वह शुरू से ही निपुण थी और खाना बनाने में उन्हें बहुत खुशी होती थी। सारे दुख दर्द भूलकर वह घर के कामों में अपने आप को व्यस्त रखती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बेटे बहू को नाश्ता करवाकर टिफ़िन पैक किया और उन्हें ऑफिस भेजकर थोड़ी देर के लिए पसीना पोंछते हुए अपने कमरे में जाकर बैठ गई। भूख तो उन्हें भी लग रही थी, पर इतना काम किया तो थकावट हो रही थी। थोड़ा सा सुस्ताने के बाद जैसे ही उठी उनका सर घूमने लगा और उन्हें चक्कर सा आ गया। वह फिर से बिस्तर पर ही लेट गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। अरे, इस वक्त कौन आया? जैसे तैसे करके दीवार का सहारा लेती हुई दरवाजे तक चलकर जाती हैं और दरवाज़ा खोलकर देखती हैं। सामने मिसेज शर्मा खड़ी थी। अरे अरे मिसेज शर्मा, आइए आइए, अंदर आइए, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। मिसेज शर्मा ने कहा, मैं तो रोज़ ही पार्क में टहलने जाती हूँ। बाकी सबसे तो मुलाकात होती है, पर आप आजकल दिखाई नहीं देती हैं। हाँ,
आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे हाँ, आपको देखने से ही लग रहा है, मिसेज शर्मा ने कहा। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, सरला जी ने कहा। सरला जी जैसे ही चाय बनाने के लिए किचन के तरफ बढ़ी, अभी 2-4 कदम ही बढ़ाया होगा कि उन्हें फिर अचानक से चक्कर आने लगे। वह गिरने ही वाली थी कि मिसेज शर्मा ने उन्हें थाम लिया और उन्हें जल्दी से बेड पर लेटा दिया। मिसेज शर्मा उनके लिए पानी लेने गई। फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें जूस पड़ा था। उन्होंने जूस निकालकर सरला जी को लाकर दे दिया। सरला जी जूस पीकर थोड़ा अच्छा महसूस करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद मिसेज शर्मा ने कहा, आप आराम करिए, हम बाद में मिलते हैं, कहकर मिसेज शर्मा चली गई। 2 साल पहले हृदयाघात से पति की मृत्यु हो गई। खुले दिल से जीने वाली सरला जी को बहुत बड़ा झटका लगा। इस बात के बीते 2 साल हो चुके थे। रिटायरमेंट के पैसों को बेटे ने घर खरीदने में लगा दिया। सरला जी को मन मसोस कर रहना पड़ता था। विपुल उनका इकलौता बेटा था, तो कुछ बोल भी नहीं सकी और पैसे चुपचाप उसे दे दिए, यही सोचकर कि अब यही तो मेरी बुढ़ापे का सहारा है। सरला जी अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। उन पैसों में से बचत बस नाम भर की ही की थी। शाम को जब बेटे बहू घर आए, नीलम जूस लेने किचन में गई। जूस का डब्बा खाली पड़ा देखकर गुस्से से बौखला गई। चिल्लाती हुई बाहर आई, यह क्या मम्मी जी, हम घर पर नहीं रहते, इसका मतलब यह तो नहीं कि दिन भर आप खाती पीती ही रहेंगी। आपने इतना भी नहीं सोचा, हम दिन भर बाहर काम करते हैं, थक हार कर घर आएंगे तो जूस पीने की इच्छा तो होगी। आपने सारा जूस पीकर डब्बा खाली कर दिया। बहू, आज सुबह मुझे चक्कर आ गया था। उसी वक्त मिसेज शर्मा घर आ गई। उन्होंने मुझे जूस लाकर पीने दे दिया। मैं मना नहीं कर पाई। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए अभी चाय बनाकर ले आती हूँ, कहकर सरला जी किचन में चाय बनाने चली गई। सरला जी की आंखें गीली हो गई। अपने आंसुओं को छुपाते हुए चाय बनाने में लग गई। चक्कर आने की बात सुनकर ना तो बेटे ने उनकी तबीयत पूछा और ना ही बहू ने हाल चाल जानना चाहा। उल्टा मुंह बनाकर फ्रेश होने चली गई। अगले दिन शाम को सरला जी जब टहलने के लिए गार्डन में गई तो उनका महिलाओं का ग्रुप रामेश्वरम जाने का प्रोग्राम बना रहा था। सरला, तुम भी चलो हमारे साथ, मिसेज शर्मा ने कहा। उस दिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैं यही बात बताने तुम्हारे घर आई थी। अब तबीयत कैसी है? तबीयत तो अब ठीक है। बहुत वर्षों से मेरा भी मन था कि मैं रामेश्वरम जाऊं। बच्चों से बात करके बताती हूँ। रात को खाने के समय सरला जी ने बड़े उत्साह से अपनी योजना के बारे में विपुल से चर्चा की। बेटा, मैं भी जाना चाहती हूँ। बहुत वर्षों से मेरा मन था और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। सरला जी को उम्मीद ही नहीं थी कि उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा। मम्मी, कितना खर्च करती हो आप फिजूल का? कितना वाहियात आइडिया है आपके दोस्तों का। इस उम्र में घर में रहकर भजन कीर्तन करो। भगवान तो कण कण में बसे हैं, यहाँ वहाँ भटकने की क्या ज़रूरत है। सरला जी समझ ही नहीं पा रही थी कि विपुल ने कैसे इस तरह का जवाब उन्हें दे दिया।
यही बेटा आए दिन कुछ ना कुछ बहाना करके उनसे पैसे मांगता रहता था। वह भी जानती थी, फिर भी उन्होंने कभी भी रोक टोक नहीं लगाई थी। आज बेटे को लगा कि उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो वह बिना मतलब के बहाने बनाने लगा था। सरला जी ने कोई जवाब नहीं दिया और वह वहाँ से चली गई। मिसेस शर्मा का फ़ोन आया तो उन्होंने उनसे मिलने का वक्त मांगा। सरला जी दोपहर को मिसेस शर्मा के घर गई। भाभी जी, मैं दिन भर खाली बैठी रहती हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ जिससे मैं भी आत्मनिर्भर बन सकूँ। उन्होंने अपने बेटे बहू की सारी बातें मिसेस शर्मा को बताई। सरला जी की बातें सुनकर मिसेस शर्मा का दिल भर आया। सरला, तुमने सही समय पर अपने मन की बात की है। मेरी बहू बेकरी क्लास चलाती है। बहुत सारी महिलाएं बहुत दूर से आती हैं, तो उन्हें लंच के वक्त बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। तुम तो खाना बहुत अच्छा बनाती हो, क्यों ना बेकरी क्लास के साथ तुम उनके लिए खाना बनाने का काम करो। मैं हेल्पर की व्यवस्था करवा दूंगी। हाँ हाँ भाभी, मैं तैयार हूँ। आप जल्दी से काम शुरू करवा दीजिए। मिसेस शर्मा ने 2 दिन में ही सारा इंतज़ाम करवा दिया। अब सरला जी ने नारियल फोड़कर काम का श्री गणेश कर दिया। काम बहुत अच्छे से चल पड़ा। उनके हाथों का खाना सबको बहुत पसंद आने लगा। उनकी खाने की डिमांड बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके खाने की डिमांड पूरे शहर से आने लगी। उन्होंने अपने केटरिंग का नाम माँ के हाथों का स्वाद रखा था। उनका छोटा सा बिजनेस अच्छे से चल पड़ा। अच्छी कमाई के साथ साथ सरला जी की किचन का नाम भी अब मशहूर होने लगा। दिन ब दिन उनके खाने की डिमांड बढ़ती जा रही थी। सरला जी बहुत खुश थी। मिसेस शर्मा की बहू स्वाति ने जब उनके हाथ में उनका पहला पेमेंट पकड़ाया, तब उनकी आंखें खुशी से भर आई और वह उसके कंधे पर सर रखकर रोने लग गई। सरला जी को समझ नहीं आ रहा था, यह उनकी खुशी के आंसू हैं या बेटे बहू के द्वारा दिए गए दर्द के आंसू। स्वाति ने उन्हें संभाला और कहा, आंटी, अब आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने ही घर में अब नौकरों जैसे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप भी सर उठाकर इज्जत से जी सकती हैं, वह भी बिना किसी डर के। आज सरला जी को ऐसा लग रहा था, ना जाने कितने दिनों के बाद कोई इतने प्यार और अपनेपन से बात कर रहा है। स्वाति ने कहा, आंटी, बहू तो मैं भी हूँ, पर आपकी बहू की बात सुन सोच में डूब गई हूँ। कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है। अब आप घर जाकर आराम कीजिए। सरला जी घर आ गई। घर आकर देखा तो 6 बज चुके थे। आज उन्हें आने में बहुत देर हो गई थी। माँ को घर पर ना देख आते ही बेटे ने कहा, माँ, इतनी देर से कहाँ थी? यह आपके हाथ में इतने पैसे कहाँ से आए? सरला जी मुस्कुरा रही थी। बेटे ने कहा, हम लोग कब से चाय नाश्ते का वेट कर रहे हैं। बेटे बहू दिन भर थक कर घर आए हैं और आपको मटर गश्ती सूझ रही है। बस बेटा, अब एक और शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी खुशी के लिए हमेशा अपनी खुशी की बलि चढ़ाते आई हूँ, पर अब नहीं। अब मैं भी अपनी आगे की बची हुई ज़िंदगी सम्मानपूर्वक जीना चाहती हूँ।
तुम जानना चाहते हो यह पैसे मेरे पास कहाँ से आए? तो सुनो, इसमें शर्मा आंटी ने मेरी बहुत मदद की है। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती, और ख़ास करके उनकी बहू स्वाति का, जिसने बिना 1 रुपये लगाए मेरी इतनी मदद की और मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैंने अपना कैटरिंग का बिज़नेस शुरू किया है, जिसमें शर्मा आंटी ने मेरी हर प्रकार से मदद की। उसी की पहली पेमेंट आज मेरे हाथों में है। तुम लोगों के पास अपनी माँ से बात करना तो दूर, उनकी तबीयत पूछने तक की फुर्सत नहीं है। जब देखो तब अपना ही रोना रोते रहते हो। तुम्हारे पिता के जाने के बाद हर एक पल मौत के बराबर बीता है। तुम लोगों की जली कटी सुनने के अलावा मेरी ज़िंदगी में बचा ही क्या था। बचपन से आज तक किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। पढ़ाया लिखाया, तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा किया, और बदले में तुमने सम्मान की 2 रोटी भी नसीब नहीं होने दी। अब मैंने भी यह फैसला कर लिया है। अब मैं और तुम लोगों के बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती। तुम्हारे पिताजी की सारी जमा पूंजी मैंने इस घर में लगा दी। अभी भी यह घर तुम्हारे पिताजी के नाम पर ही है। कैटरिंग के बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे जगह कम पड़ रही है, तो मैं इस घर के नीचे के पोर्शन में कैटरिंग का काम करूँगी। ऊपर के हिस्से में मैं रहूँगी। मैंने 24 आवर मेड रख ली है, जो मेरे खाने से लेकर मेरी देखभाल सब करेगी। तुम लोगों को इस घर में रहना है तो छत पर अपने लिए कमरे बनवा लो। वैसे भी तुम दोनों इतना कमाते हो और आज तक सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च करते आए हो। जब तक ऊपर तुम्हारे कमरे नहीं बन जाते, तब तक तुम बेशक नीचे वाले कमरे में रह सकते हो और स्टोर रूम को अपने किचन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। बेटे बहू सरला जी की बातें सुन चौंक गए। उनके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। अचानक विपुल बोलता है, माँ, आपको हो क्या गया है? आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं और अपना निर्णय सुना दिया। आप यह ठीक नहीं कर रही हैं। नीलम बोलती है, माँ जी, इस उम्र में लगता है आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अपने इकलौते बेटे बहू के साथ ऐसा अन्याय करते आपको शर्म नहीं आ रही है? हाँ बहू, सही कहा। बुद्धि तो मेरी तभी भ्रष्ट हो गई थी जब मैं अपने ही घर में तुम लोगों की गुलामी कर रही थी। तुम लोगों ने मेरी हालत नौकरों से भी बदतर कर दी थी। पता नहीं अगर मुझे कुछ हो जाता तो मुझे पानी पूछने वाला भी कोई नहीं था। यह मेरा आखिरी निर्णय है। अगर मेरा निर्णय तुम लोगों को पसंद नहीं तो दरवाज़ा सामने खुला है। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और दफ़ा हो जाओ। अपनी शकल मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। बेटे बहू के पास ऊपर कमरे बनवाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, वरना जो ऊपर का हिस्सा मिल रहा है वह भी हाथ से चला जाएगा। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है।
सरला जी ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है। मेरे मरने के बाद मेरे हिस्से का घर और मेरी सारी जमा पूंजी मैं वृद्ध महिलाओं के कल्याण विभाग को सौंप रही हूँ। इसमें तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं होगा। बेटे बहू अवाक होकर देखते रह गए, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब मैं आत्मनिर्भर होकर अपनी आगे की ज़िंदगी बहुत ही खुशी खुशी जीना चाहती हूँ। गुलामी के हलवे से अच्छा आत्मसम्मान की 2 रोटी है। अब सरला जी को किसी का खौफ नहीं था। आज उन्हें अपने ही घर में आज़ाद पंछी की तरह महसूस हो रहा था। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।